इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। वीडियो के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिक्स पे होने वाले ऑपरेशंस या मैट्रिक्स पे क्या क्या आप कर सकते हैं। बिकॉज मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर, इट इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, कुछ नॉर्मल चीज फिलहाल नहीं है जिसे आप कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो अब हमें देखना है कि अरेंजमेंट के साथ हम लोग किस तरह से छेड़छाड़ करेंगे। जिस तरह से हम लोग बेसिकली अलजेब्रा में पढ़ते थे, जोड़ घटाव गुना भाग, तो हम भी यहाँ मैट्रिक्स में देखेंगे कि क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आप सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि हमने जितने भी मैट्रिक्स के टाइप्स को बताया, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और तभी जाके आप इसके फायदों को ले पाएंगे। तो हमारा जो हेडिंग है, हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो अवयवों की समानता। दो अवयवों के समानता के लिए इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा एक सिंपल सा स्टोरी आपको मैं बताता हूं और फिर उसे देख के आप समझेंगे कि आखिर दो अवयव समान कब होंगे। चलिए, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सारे लोग कहाँ जाते हैं, स्पेशली आजकल का बच्चा लोग कभी भी पार्टी को मिस करना नहीं चाहता है। पार्टी में जाके खाने पीने पे तो सबसे पहले ध्यान रहता है, क्योंकि सारे लोगों का सबसे पहले फंडा ये रहता है कि बेटा जितना मैं दे रहा हूँ उससे डबल खा के वहां से निकल लूं, क्योंकि मेरा सारा का सारा पैसा वसूल होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक भोज में 4 आदमी गए। कितने आदमी गए बेटा? 4 आदमी गए। और यहाँ पे 4 आदमी गए और यहाँ पे क्या था कि चूल्हा लगा हुआ था पकोड़े तलने का, ठीक है। और यहाँ पे 4 सीट बगल में लगा हुआ था पकोड़े तलने का। यहाँ पे क्या था बेटा? चूल्हा लगा हुआ था, ठीक है। और 4 आदमी गए, चारों सीट पे जाके बैठते हैं। मान लीजिए कि सोहन भी गया, मोहन भी गया, गीता भी गई और सीता भी गई, ठीक है बेटा। सोहन, मोहन, गीता और सीता भी गए वहां पकोड़े खाने के लिए, ठीक है, भोज में। सोहन थोड़ा जीनियस आदमी था, उसने सोचा कि जहां पकोड़ा बन रहा है, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से नज़दीक है, तो वहां बैठने से फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा? तो पहला बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर पकोड़ा गर्मा गर्म आएगा तो वो मेरे को पहले मिलेगा और बाद में इधर जाके बाद में मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, पकोड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे, पकोड़े तलने का जो भी थोड़ा सा सुगंध है वो भी मिलेगा, जो मेरे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होगा, यानी उसका भी मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट उठा पाऊंगा, ठीक है। सीता को कुछ आइडिया नहीं था, उसको जहां सीट मिला वहां जाके वो बैठ गई, ठीक है बेटा। अब क्या है कि यहाँ पूरा सिस्टम खाने पीने के बाद सीता को यह महसूस हुआ कि यहाँ पे सोहन को थोड़ा ज़्यादा फायदा मिल रहा है, इसलिए नेक्स्ट टाइम अब मैं भी जीनियस बन के दिखाऊंगी और फिर से अगर पकोड़े खाने का मौका मिलेगा तो सोहन के जगह बैठ जाऊंगी। फिर दोबारा मौका मिला और इसी तरह का एक सिस्टम था, पकोड़े वाला ही सिस्टम में हुआ और 4 सीट यहाँ भी मिले। तो सबसे पहले क्या था कि सीता यहाँ आके बैठ गई, ठीक है बेटा। सीता यहाँ आके बैठ गई और सीता यहाँ बैठने के बाद अब चूंकि सोहन को आइडिया था तो उसने सोचा कि कम से कम अगर यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ तो कम से कम मैं यहीं बैठ जाता हूँ। तो सोहन आके यहाँ बैठ गया। अब क्या है, बचा कौन कौन सा बेटा? तो बचा कौन सा? मोहन। और यहाँ गीता को कुछ समझ में नहीं आया तो उसको जहाँ जगह मिला वहीं पे जाके वो बैठ गई। क्लियर है ये वाकया? 2 जगह खाने का सिस्टम लगा, दोनों जगह पे आपने देखा कि इस तरह से लोग बैठे ना। दैट इज, हम कह सकते हैं, इट आल्सो रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या? अरेंजमेंट। इट आल्सो रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स, इट मीन्स अरेंजमेंट। या हम लोग अगर वहां पे टोटल खाने के पकोड़ों की संख्या को काउंट करें तो हो सकता है यहाँ पकोड़े के लिमिटेड अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो, तो सोहन को ज्यादा मिला होगा डेफिनेटली, और अगर बचा हुआ होगा तभी जाके सीता को मिला होगा, ठीक है। और इस केस में भी अगर मैं देखूं तो सीता को ज्यादा मिला होगा, क्योंकि आप फर्स्ट पोजीशन पे हो तो वहां पे आपका मिलने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक नेचर होता है। आप देखोगे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही मिलते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो हमेशा आपको लास्ट पे ही मिलेंगे। उनका एक टेंडेंसी बना हुआ होता है, माइंड सेट बना होता है, उनको लगता है कि मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ, तो वो वहीं जाके बैठते हैं, ठीक है। मैं बैक बेंचर्स के बारे में कोई निगेटिव बात नहीं बता रहा, बट मैं उसके एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूँ, उनका वैसा ही एटीट्यूड होता है। तो अब अगर इस केस में अगर आपने देखा तो आपको बिल्कुल लगा होगा कि इस केस में ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी 2 क्रॉस 2 एलिमेंट हैं और इसमें भी 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स हैं। तो क्या आप बता सकते हो क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है?
इज बोथ मैट्रिक्स इज सेम और नॉट, क्या ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स सेम है कि नहीं है? आपका क्या जवाब होगा? ऑब्वियसली नहीं सर, बिल्कुल भी ये दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि जिस पोजीशन पे यानी जिस एड्रेस पे सीता यहाँ बैठी हुई है उस एड्रेस पे यहाँ सोहन बैठा हुआ है, उस एड्रेस पे यहाँ सीता बैठी। मैट्रिक्स सेम नहीं है, जबकि आपको दोनों का ऑर्डर सेम नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और साथ में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। यानी टू मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर बीइंग सेम एंड द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी आल्सो सेम। यानी कि दो अवयव आपस में बराबर या समान अवयव तभी कहलाते हैं जब उनके कोटि भी समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। तो हम लोग इसी को हेडिंग के अंदर पढ़ेंगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम लोग मानते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का है और एक और दूसरा मैट्रिक्स BIJ भी आपका M क्रॉस N ऑर्डर का है। तो ये दोनों मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर सेम है, तब ऑर्डर सेम होने से सिर्फ नहीं होगा, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में सेम होने चाहिए। तो अब इफ कहता है कि A इक्वल्स टू B, दैट इंप्लाइज AIJ इक्वल्स टू BIJ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ I and J। AIJ का मान जो होना चाहिए वो हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? BIJ के बराबर होना चाहिए। वो भी किसके लिए? सभी मानों के लिए। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहता है कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे, two matrices are said to be equal if and only if their orders are being same and the corresponding elements should also be same। उनके corresponding element हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है। हमारे पहले क्वेश्चन में कहता है x और y का वैल्यू निकालना और इस क्वेश्चन में कहता है x और y का वैल्यू निकालना है। तो एट फर्स्ट आपको तो ये देखना है कि ये किस रूल से बनेगा। तो दोनों साइड में मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो एट फर्स्ट अगर आप नोटिस करोगे तो बेटा इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। चलो ठीक है, पहला कंडीशन पूरा हो गया, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का पहला कंडीशन यही था कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। लेकिन एक दूसरा कंडीशन भी था कि टू मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर होंगे जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। इसका मतलब है कि x प्लस वाई का वैल्यू 10 के इक्वल होना चाहिए, 2 ऑब्वियसली 2 के इक्वल ही है, 5 ऑब्वियसली 5 के इक्वल है। इसका मतलब x माइनस वाई का भी वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? 4 के। तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों के समानता से। हिंदी में लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? दो अवयवों के समानता से। तो आप पहले को इक्वेट करोगे बेटा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानोगे और यहां से इसको कंपेयर करोगे तो वेरिएबल वाले पार्ट को सिर्फ कंपेयर करते हैं हम लोग, x माइनस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि इस पार्ट को कंपेयर करके कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। अब आप इसको सॉल्व करने तो आप जानते ही हो, 10th स्टैंडर्ड से ही जानते हो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन को ऐड करेंगे, दोनों तरफ अगर इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, सिंपली अपोजिट साइन है तो सिंपली ऐड कर देते हैं, साइन देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐड कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा और इसकल टू 14 हो जाएगा। अब यहाँ से आप निकालोगे तो x इक्वल टू 14 अपॉन 2 और कैंसिल होके कितना हो जाएगा बेटा? 7। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? 7। अब इसी का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में डाल दोगे तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप x का वैल्यू इसमें डाल दोगे तो 7 plus y is equal to 10, that implies y is equal to 3, therefore x is equal to 7 and y is equal to 3 is your answer। ठीक है बेटा, तो किस रूल से बनाएंगे? इस रूल से ध्यान रखोगे। बच्चा लोग क्या करता है एग्जाम में, क्या करता है फटाफट ये कर देता है, लेकिन ये लिखना भूल जाता है। ये आपको जरूर लिखना है कि आपने किस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। तो टू मैट्रिसेस के इक्वलिटी के प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है और तब जाके आपने इसको सॉल्व किया है। चलो बेटा अब इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसका अगर ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है और इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, तो यानी कि इसका ऑर्डर सेम है। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे तो फिर से वही बात लिखेंगे, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस
फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों के समानता से आप इक्वेट कर लोगे बेटा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब दोनों के इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे बेटा, तो अब बताओ यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। अब इसी वैल्यू को डाल दो उसमें। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में डाल दोगे बेटा, यहाँ तो डाल दोगे तो क्या लिख दोगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, दैट इंप्लॉइज y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। देयरफॉर हमारा जो वैल्यू निकल के आया बेटा, x का वैल्यू आया 4 और y का वैल्यू आया आपका 2। तो हमने दो क्वेश्चन बताए तीसरे एग्जांपल पे, और तीसरे एग्जांपल पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अलग अलग बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो हमारे पास है एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है बेटा, और ये भी हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि हमारे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। अब हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हेडिंग क्या देंगे बेटा, आप समझ में आ रहा है क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लेंगे तो हम लोग अगर पहले को इक्वेट करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे z वाला टर्म भी है। ठीक है, तो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे तो सेम टाइप के वेरिएबल वाले को पहले इक्वेट कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2 वेरिएबल्स का निकल जाएगा, फिर जो रिमेनिंग बचा हुआ वेरिएबल है उसको इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग इक्वलिटी वाले किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो पहला बात ध्यान में रखना है कि अगर एक्स वाई वाला मैंने लिया है तो अगला जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो एक्स वाई वाला ही सेलेक्ट करेंगे। अगर मैंने एक्स जेड का लिया है तो अगला भी सेलेक्ट एक्स जेड का ही करेंगे, जिससे हमारा 2 वेरिएबल्स पहले फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला एक्स वाई वाला बेटा है वो क्या है आपका बेटा, 8। तो हम लोग यहाँ से एक्स वाई बराबर 8 लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ छेड़छाड़ कर देता हूँ, यानी y इक्वल टू 6 माइनस एक्स लिख सकते हो, x के वैल्यू को उठा के इधर ले आओगे तो। नाउ अब फिर से आप इक्वेट करोगे इसको, तो एक्स वाई इक्वल टू आपका 8, क्योंकि बेटा एक्स वाई किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका y का वैल्यू है आप इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा बता, x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8, गुना करोगे बेटा इसको तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये माइनस इधर आके बेटा क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इधर आके हो जाएगा माइनस, और ये ऑलरेडी आपका इधर था ही, और इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे आप गुणनखंड करना आपको जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 में डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा दे रहा हूँ, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपका जो मान आएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से अगर आप x का वैल्यू इवैल्यूएट करोगे तो क्या क्या आएगा, 4 and 2। तो हमने किसका मान निकाला, x का मान निकाला। क्या निकाला, 4 and 2। x का कितने वैल्यूज आए बेटा, आपके 2 वैल्यूज आए। तो आप पहले पुट करोगे when x इक्वल टू 4, तो आप यहाँ पे x का मान डालोगे। ठीक है, x का मान अगर डालोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी कि 2। ठीक है, यानी x का मान जब 4 हो रहा है तो निश्चित रूप से y को 2 ही होना होगा। फिर आप पुट करोगे बेटा x इक्वल टू 2, तो निश्चित रूप से इसमें अगर आप वैल्यू को पुट करोगे तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, यानी x के 4 के लिए y का मान 2 है और x के 2 के लिए y का मान 4 है। अब फिर अब बताओ, अब हम लोग z वाले को कंपेयर करेंगे तो नाउ अगेन z वाले को कंपेयर करेंगे तो 5 प्लस z इक्वल टू 5 यानी कि z इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 4 and 2 एंड y का वैल्यू आ गया 2 and 4। लेकिन जब फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू, हमारा जो फाइनल रिक्वायर्ड वैल्यू होगा जो वो क्या आया, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप x का वैल्यू 4 2 और y का वैल्यू 2 4 और z का वैल्यू 0 ले, क्योंकि z का वैल्यू तो हमेशा 0 ही होना है। लेकिन ये आप नहीं ले सकते हो, ऐसे आंसर लिखना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, अगर ऐसा आंसर लिखा है, अगर मैंने इन केस में मैंने ऐसा आंसर लिखा है, इसका मतलब है कि x के 2 वैल्यू के लिए दोनों में से 2 4 होना चाहिए। x का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 4 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, x के 2 के लिए हमेशा 4 ही आएगा।
और x के 4 के लिए y का हमेशा 2 ही आएगा, z तो आपका जनरल है, वो किसी के लिए आ सकता है। तो हम लोग इसको अलग अलग सेट के रूप में लिखेंगे। आंसर को हम लोग 2 सेट के अंदर लिखेंगे। x का वैल्यू लेंगे हम लोग कितना 2, y का वैल्यू लेंगे 4 और z का वैल्यू लेंगे 0। ये हमारा पहला आंसर का सेट होगा। और दूसरा आंसर का सेट होगा x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 0। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसके सेट के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी 2 अलग अलग सेट में आंसर आएगा। ठीक है, पहला सेट हमने इसको सेपरेट किया, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। और इस तरह से हमने देखा कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले बेटा ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर सेम है तो उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को मिला लेना है, इक्वेशन जो भी टाइप का होगा उसको सॉल्व कर लेना है। धन्यवाद। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ में घंटे का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अपना एडवाइस देंगे। आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच।